Yes, यस ma'am. मैम। चैप्टर 4 में आप लोग देख रहे हैं, इसमें बताया गया एनवायरमेंट पॉल्यूशन। आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि एनवायरमेंट पॉल्यूशन होता क्या है। क्या होता है, कोई भी बता सकता है कि क्या एनवायरमेंट पॉल्यूशन क्या होता है? कोई भी नहीं बताएगा? चलिए देखते हैं एनवायरमेंट पॉल्यूशन होता क्या है। एनवायरमेंट पॉल्यूशन में आपको बताया गया द कंपोजिशन ऑफ द एनवायरमेंट इन विच वी लाइव इन फिक्स्ड एंड ऑल द थिंग्स एंड गैसेस एंड प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर एट द डेफिनेट रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हम सभी जानते हैं कि हमारे जो एनवायरमेंट में होता है, जिस एनवायरमेंट में हम रह रहे हैं, उसमें क्या है, हर एक चीज जो है वो फिक्स कंपोजिशन में होती है। ठीक है, चाहे वो गैस हो, हमारा एटमॉस्फेयर में जो गैस है वो सभी क्या होता है, उन सभी का एक रेशियो और एक प्रोपोर्शन होता है, जिसके अंदर इस एनवायरमेंट में हर एक चीज जो है वो फिक्स्ड है। सबका रेशियो एक जैसा रहे, मतलब अलग अलग है लेकिन सबका रेशियो फिक्स्ड है। Sometimes the composition and the environment may alter due to human activities. These change made the environment unfit for the survival of living beings. So यहाँ पर बताया गया है कि जो एनवायरमेंट में क्या होता है, अनफिट सर्वाइवल लिविंग बींग्स, मतलब लिविंग बींग्स जो जीवित लोग हैं, वो एनवायरमेंट में क्या करते हैं, कुछ ना कुछ जो है वो चेंजेस करते रहते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से क्या होता है, बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। तो उसमें बताया जा रहा है कि इस एनवायरमेंट को हम, मतलब जो जीवित लोग हैं, वो कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, सो एन अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनवायरमेंट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। इसमें आपको ये बताया गया है कि फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं, ठीक है, एनवायरमेंट में फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है, इनसे एनवायरमेंट में जो भी चेंजेस आता है, फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस या बायोलॉजिकल जो भी इनकी विशेषताएं होती हैं, इनकी वजह से एनवायरमेंट में जो भी चेंजेस आता है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉल्यूशन बोलते हैं। सभी को समझ में आया कि पॉल्यूशन क्या होता है? यस मैम। हाँ, पॉल्यूशन के बारे में आपको ये बताया कि फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से एनवायरमेंट में जो भी चेंजेस आता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बोलते हैं। पॉल्यूशन कैन बी नेचर और मैन मेड। पॉल्यूशन जो होता है वो या तो नेचर के थ्रू होता है, मतलब प्राकृतिक तौर पर भी हो सकता है, और मैन मेड, मैन मेड मतलब हम जो मनुष्य हैं उनके द्वारा भी एनवायरमेंट पॉल्यूशन होता है। द सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स। मतलब ऐसे सब्सटेंस जो पॉल्यूशन को बढ़ाने के लिए या पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। ठीक है, दे कैन अफेक्ट द एयर, वाटर एंड सॉइल। ये किसको अफेक्ट करते हैं, एयर, वाटर एंड सॉइल को। आप लोग इसके अंदर बेटा कोई भी चैटिंग मत करिए, ओके? जो भी आप इसके अंदर चैटिंग कर रही हैं, ये चैटिंग करने वाला ग्रुप नहीं है, आपकी स्टडी के लिए ग्रुप बनाया गया है। आपको चैट करना है तो आप अपना पर्सनली चैट करिए, ओके? यशवर्धन सिंह ठाकुर वो और शहबाज अंसारी, आप दोनों बिल्कुल भी चैटिंग नहीं करेंगे। उसके बाद बताया गया है टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स की, पॉल्यूटेंट्स के टाइप क्या क्या होते हैं। ऑन द बेसिक ऑफ डिग्रेडेबिलिटी, पॉल्यूटेंट्स कैन बी कैटेगराइज इनटू टू मेजर कैरेक्टर्स। मतलब हम, मतलब डिग्रेडेबिलिटी की आधार पर देखें तो यहाँ पर जो है मेजर कैरेक्टर्स, कैटेगरीज में इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है डिग्रेडेबल एंड दूसरा है नॉन डिग्रेडेबल। ठीक है, तो फर्स्ट इसके अंदर हम देखते हैं, डिग्रेडेबल pollutants कैन बी decomposed, removed to accept level either by natural process or by artificial method. Non-degradable pollutants are those pollutants which cannot be accumulated in the environment and become harmful for us. हम सभी जानते हैं डिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल क्या होता है। डिग्रेडेबल में आपको ये बताया जाता है कि ऐसी चीजें जो इजीली डिकम्पोज हो जाती हैं, वो सभी डिग्रेडेबल में आता है। और नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स का मतलब है ऐसे सब्सटेंस जो कई सालों तक भी यदि हम जमीन के अंदर उन्हें रख दिया जाए या जमीन के ऊपर भी रहे तो वो डिकम्पोज नहीं होते।
ठीक है। तो डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स में क्या होते हैं, वो डिकम्पोज हो सकते हैं, रिमूव हो सकते हैं, और या तो हम उन्हें मतलब आर्टिफिशियल मेथड से हम उनको डिकम्पोज कर सकते हैं या नेचुरल प्रोसेस से कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, किसी भी तरह से डिकम्पोज नहीं होते हैं, और डिकम्पोज नहीं होने की वजह से ही क्या होता है, हमको हार्मफुल इफेक्ट करते हैं। ठीक है, शहबाज अंसारी अपना माइक ऑफ करिए। शहबाज अंसारी माइक ऑफ करिए। उसके बाद आपको बताया गया है टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन में आपको बताया जा रहा है डिपेंडिंग अपॉन द कंपोनेंट्स गेटिंग पॉल्यूटेंट्स पॉल्यूशन में बी क्लासिफाइड। मतलब टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन में बताया गया है कि जो किस तरह से यहाँ पर टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन में आपको क्लासिफाइड किया गया है। पॉल्यूटेंट्स एंड पॉल्यूशंस में भी क्लासिफाइड में बताया गया। फर्स्ट है आपका एयर पॉल्यूशन, सेकंड इज वाटर पॉल्यूशन, थर्ड सॉइल पॉल्यूशन, फोर्थ नॉइज पॉल्यूशन एंड फिफ्थ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। अब आप सभी जानते हैं एयर पॉल्यूशन के बारे में भी, वाटर पॉल्यूशन के बारे में भी, सॉइल पॉल्यूशन के बारे में भी, नॉइज पॉल्यूशन और रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि हम ये छोटी क्लासेस में भी हमने इन सब चीजों के बारे में पढ़ा हुआ है। फिर भी इस चैप्टर में आगे आप देख सकते हैं कि थोड़ा और इसको डिस्क्राइब करके बताया गया है, तो उसको हम देखते हैं। फर्स्ट आपको बताया गया है एयर पॉल्यूशन। The air of the atmosphere is a mixture of gases in which different gases are present in the definite proportion. For pollution-free dry air at the ground level, the major component gases may be expressed as percent by volume as follows. यहाँ पर आपको बताया गया है कि एटमॉस्फेयर में हम सभी जानते हैं कि बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है, ठीक है। लेकिन उन सभी गैसेस का मिक्सचर जो है एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में यहाँ पर फिक्स्ड है। हर किसी गैस का अपना एक प्रोपोर्शन है, उसी के अकॉर्डिंग वो हमारे एटमॉस्फेयर में मिक्स होता है। फॉर पॉल्यूशन फ्री ड्राई एयर, जो फ्री ड्राई एयर होती है जो कि ग्राउंड लेवल पर होती है, सबसे ज्यादा वो प्रॉब्लम करती है किसके लिए, एयर पॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ पर आपको बताया गया है आगे कि किस गैसेस का कितना परसेंट एंड वॉल्यूम यहाँ पर होना चाहिए, उसको बताया गया है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट पिक में आप लोग को सेंड कर रही हूँ। नेक्स्ट आपको पेज दिखाई दे रहा होगा जिसमें आप नाइट्रोजन का देखेंगे। तो नाइट्रोजन का जो वॉल्यूम है वो कितना होना, कितना परसेंट है, 78.90%, ऑक्सीजन का 21%, कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03% है, ठीक है, जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। एनी चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ एयर इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। यदि इन गैसेस में कोई भी चेंजेस आता है, इनके कंपोजिशन में कोई भी चेंजेस आता है, तो उसको हम बोलते हैं एयर पॉल्यूशन। In other words, any change in the physical, chemical and biological characters of the air is called air pollution. मतलब हम अलग अदर वर्ड में देखें कि फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स में, मतलब एयर के अंदर यदि इन सभी फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल इनकी वजह से यदि एयर में कोई भी चेंजेस आता है, तो उसको हम एयर पॉल्यूशन बोलते हैं। एयर इज नेवर फाउंड क्लीन ड्यू टू नेचुरल एंड मैन मेड पॉल्यूशन। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि एयर को साफ करना बहुत मुश्किल होता है, मतलब इसका कोई उपाय नहीं है, इसको नहीं ढूंढा जा सकता ड्यू टू नेचुरल मैन मेड पॉल्यूशन। मतलब यहाँ पे नेचुरल और मैन मेड पॉल्यूशन जो भी होते हैं, नेचर की वजह से भी होते हैं कुछ पॉल्यूशन और मैन मेड पॉल्यूशन भी होते हैं, तो उनको साफ करना बहुत मुश्किल होता है। सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन किस वजह से होता है देखते हैं। देयर आर टू मेन सोर्सेस ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन के दो सोर्स होते हैं, फर्स्ट है नेचुरल सोर्सेस एंड सेकंड इज मैन मेड सोर्सेस। तो नेचुरल सोर्सेस में देखा जाए तो समटाइम्स द बिहेवियर ऑफ नेचर चेंज ड्यू टू मेनी रीजंस, दिस अनबैलेंस्ड बिहेवियर ऑफ द नेचर मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन। नेचुरल सोर्सेस में आप देख सकते हैं जो कि नेचर के थ्रू ही होता है, तो उसमें बताया जा रहा है समटाइम्स द बिहेवियर ऑफ नेचर चेंजेस, समटाइम्स द बिहेवियर ऑफ नेचर चेंजेस। मतलब नेचर क्या करती है, कभी कभी अपने बिहेवियर में कुछ चेंजेस करती है, जो कि बहुत सी रीजंस की वजह से होता है। जिससे क्या होता है, जो गैसेस का मिक्सचर जो है उनमें
बैलेंस जो रहता है उनका जो प्रोपोर्शन होता है उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाने की वजह से पॉल्यूशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। फर्स्ट आपको बताया गया है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज में फर्स्ट आपको दे रहे हैं वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक इरप्शन के बारे में आप सभी जानते हैं। एट प्रेजेंट अबाउट 450 अलाइव वॉल्केनोज आर प्रेजेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम सभी जानते हैं ज्वालामुखी के बारे में। तो एट प्रेजेंट यदि आप देखें तो 450 अलाइव वॉल्केनोज जो हैं जो पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट हैं। Volcanic eruption may eject large amount of particles, matter like dust, ash particles, and large amount of gases such as carbon monoxide, sulfur dioxide, and particles of metal, etc. They pollutants air and cause air pollution. वॉल्केनिक इरप्शन में हम जब सभी जानते हैं जब भी ज्वालामुखी फूटता है तो उससे बहुत सारे पार्टिकल्स जैसे डस्ट के होते हैं, ऐश के होते हैं और गैसेस होती है जिसमें गैसेस का मिक्सचर में आप देख सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, तो और मेटल्स के पार्टिकल्स होते हैं। ये सभी क्या होते हैं एयर पॉल्यूशन के लिए, पॉल्यूटेंट्स के लिए जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट आपको बताया गया है फॉरेस्ट फायर। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। नेक्स्ट फॉरेस्ट फायर में द बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट इज कॉल्ड फॉरेस्ट फायर। द बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट इज कॉल्ड फॉरेस्ट फायर। मतलब जब जंगलों का जलना शुरू होता है, जंगल में आग लग जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं फॉरेस्ट फायर। It releases huge amount of smoke and particles in the atmosphere, polluting the air. Forest air is also responsible for the increase of temperature in the atmosphere. मतलब फॉरेस्ट फायर में आपको क्या बताया जा रहा है? द रिलीज ह्यूज अमाउंट ऑफ स्मोक। जब भी जंगल जलते हैं तो बहुत ज्यादा धुआं निकलता है, ठीक है, और जो पार्टिकल्स होते हैं जो मतलब पॉल्यूटेंट्स वाले जो पार्टिकल्स होते हैं वो एयर में जाकर मिलना शुरू होते हैं। Forest fire is also responsible for the increase of temperature. Marshland. The marshland of the delta's largest water bodies and coastal regions release methane, hydrogen sulfide, like gases continuously in the environment, due to which the composition of gases in the environment gets unbalanced and resulting in air pollution. ठीक है, इसमें आपको क्या बताया जा रहा है? नेक्स्ट मर्सीलैंड में आपको बताया जा रहा है जैसे जो दलदली भूमि, मतलब जहाँ बहुत ज्यादा जो जमीन होती है वो बहुत गीली रहती है, तो उसके लिए बताया जा रहा है कि जो बहुत बड़े बड़े डेल्टास बनते हैं, लार्जर वाटर बॉडीज जो कोस्टल रीजन्स होते हैं, वहां पर क्या होता है रिलीज मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड गैसेस जो रहती है वो कंटिन्यूसली एनवायरमेंट में क्या करती रहती है, आती रहती है। ड्यू टू विच द कंपोजिशन ऑफ गैसेस इन द एनवायरमेंट गेट अनबैलेंस्ड एंड रिजल्टिंग इन द एयर पॉल्यूशन। तो इनके कंपोजिशन से क्या होता है, एनवायरमेंट में बहुत सी गैसेस जो होती हैं वो अनबैलेंस्ड हो जाती हैं, मतलब जिसका जितना रेशियो ये प्रोपोर्शन होना चाहिए उससे वो कम ज्यादा होने लगता है, उसी को हम क्या बोलते हैं एयर पॉल्यूशन। ठीक है, जिसकी वजह से इसका रिजल्ट क्या हो जाता है कि एयर पॉल्यूशन होने लगता है। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं हम पॉल्यूटेंट्स इमर्जिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, पॉल्यूटेंट्स इमर्जिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ में देखते हैं the dust particle, viral particles, pollen grains, microorganism, bioparticles, etc. Flowing with the air, storm, smoke are also the causal agents of air pollution. ठीक है, यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है, पॉल्यूटेंट्स इमर्जिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब जो अर्थ का सरफेस होता है वहां भी बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। जैसे आपने देखा होगा अभी हम जैसे कहीं भी जाते घूमते फिरते रहते हैं तो आपको रोड पर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, तो उनकी वजह से क्या होता है बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिम्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं, इनकी वजह से क्या होता है ये सभी चीजें एयर में क्या आती है मिलती रहती है, जो स्मोक वगैरह धुआं वगैरह भी जो होता है, तो ये सभी की वजह से भी क्या होता है ये सभी एयर पॉल्यूटेंट्स की क्या बोल सकते हैं एजेंट के थ्रू होते हैं, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं एयर पॉल्यूशन को बढ़ाते हैं। उसके बाद आपको बताया गया है बायोलॉजिकल डिके ऑफ द ऑर्गेनिक सब्सटेंस। The gases released during the decomposition of dead bodies of the animals and plants are also responsible for increasing air pollution. हम सभी जानते हैं जो भी ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि डिकम्पोज हो सकते हैं, जैसे कि किसी जानवर का मरना या बहुत सारे छोटे छोटे एनिमल्स का मरना, तो उनसे क्या होता है जब उनकी बॉडी जो होती है वो डिकम्पोज होने लगती है। ठीक है, जब उनकी बॉडीज डिकम्पोज होने लगती है तो बहुत सी ऐसी गैसेस होती हैं जो कि हमारे पॉल्यूशन हमारे एयर में मिक्स होने लगती है, वो भी एयर पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा रीजन है। तो इतना आप सभी को समझ में आया?
आप सभी को इतना समझ में आया? यस मैम। यस मैम। यस ओके, चलिए आगे यस देखते मैम। हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं मैन मेड सोर्सेस। मैन मेड सोर्सेस में आपने देखा है कि मैन मेड सोर्सेस में क्या होता है, बताइए। मैन मेड सोर्स का मतलब क्या होता है? जो हमारे द्वारा जो भी एनवायरमेंट में जो भी प्रॉब्लम हम कर रहे हैं, जो भी गैसेस कर रहे हैं या जो भी गंदगी कर रहे हैं, उन सभी से जिससे एयर पोल्यूशन होता है, उन सभी को मैन मेड सोर्सेस कहा जाता है। ठीक है, मैन मेड सोर्स के थ्रू हम कैसे एयर पोल्यूशन कर रहे हैं, जो हवा है उसको किस तरह से गंदा कर रहे हैं। तो एट प्रेजेंट मैन मेड सोर्सेस आर मेन कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। हम सभी जानते हैं आज के इस समय इस दौर में सबसे ज्यादा एयर को गंदा करने वाले हम ही हैं। दिस मैन मेड सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, इसमें बताया गया है कि कौन से मैन मेड सोर्सेस पोल्यूशन होते हैं। उनमें फर्स्ट है कंबंशन प्रोसेस। बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इन प्रेजेंट इज ऑफ एयर इज कॉल्ड कंबंशन। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है किसी भी सब्सटेंस का एयर के थ्रू जलना, वही क्या कहलाता है, एयर मतलब कंबंशन होता है। ठीक है, द बर्निंग ऑफ वेरियस सब्सटेंस प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैसेस, स्मोक एंड एश पॉल्यूटिंग एंड द एटमॉस्फेयर। जब भी हम किसी भी सब्सटेंस को जलाते हैं तो बहुत सी डिफरेंट टाइप्स की गैसेस निकलती है, धुआं निकलता है, जो कि एटमॉस्फेयर में जो गैसेस होता है उसको बढ़ाने का काम करता है और उसको गंदा करने का। क्योंकि हम जानते हैं मैन मेड सोर्सेस में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाज होती हैं, उनमें भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जिनको जलाने के बाद जो धुआं निकल रहा है, जो ऐश निकल रहा है, वो सभी एयर पोल्यूशन को बढ़ाने में सहायक होते हैं। These burning activities are done in the following fields for the various purpose। बताया गया है, आगे आप देखते हैं कौन से वेरियस पर्पस इसके अंदर बताए गए। फर्स्ट इन कंबंशन इन द डोमेस्टिक वर्क। डोमेस्टिक वर्क की वजह से जो भी कंबंशन किया जाता है उसके लिए ह्यूमन बीइंग्स हैव बर्न्ड वुड, dung cake, kerosene oil, coal etc. from ancient time to get energy for different work। हम सभी जानते हैं पुराने समय में भी हमने देखा है जब खाना वगैरह बनाने के लिए लकड़ी को जलाया कराते थे। डंग केक मतलब गाय से बने हुए जो गाय के गोबर से बने हुए जो डंग केक्स होते हैं उनको जलाया जाता था, कैरोसिन ऑयल जलाया जाता था, कोयला जलाया जाता था पुराने समय से, जो कि मतलब अलग अलग जिससे एनर्जी हमको मिलती थी और अलग अलग वर्क के लिए इनको जलाया जाता था। द बर्निंग ऑफ दिस सब्सटेंस इजेक्ट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ, मतलब जब इन सब्सटेंस को जलाया जाता है तो उससे बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस जो होती हैं वो एयर में आती हैं, जो क्या करती हैं, एयर को खराब करती हैं। ठीक है, अमजद अली आप अपना माइक म्यूट कर दीजिए। उसके बाद आपको बताया जा रहा है, आप देखिए मैं नेक्स्ट आपको पेज सेंड कर रही हूँ। दिख रहा होगा आपको। ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब इसके अंदर बताया जा रहा है कार्बन पार्टिकल्स वगैरह से कैसे एयर पोल्यूशन होता है। एट प्रेजेंट वी यूज एलपीजी गैस टू कुक फूड। आज हम क्या कर रहे हैं, एलपीजी गैस का यूज करते हैं खाना बनाने के लिए। द बर्निंग ऑफ दिस गैसेस आल्सो रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ मैनी पॉइजनस गैसेस लाइक मोनोऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है द बर्निंग ऑफ दिस गैसेस, मतलब जब इन गैसेस को हम यूज करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट ये होता है कि बहुत सारी पॉइजनस गैसेस जो होती हैं जैसे कि मोनोऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होती है, ये सारी गैसेस रिलीज होती हैं जो पोल्यूशन के लिए हानिकारक है। कंबंशन इन ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स में किस तरह से बताया जा रहा है, द three main types of automobiles vehicles being used in our country। ठीक है, अब फर्स्ट इज बताया गया इसमें मोटरसाइकिल, स्कूटर्स एंड ऑटो रिक्शास, पैसेंजर्स कार, बसेस एंड ट्रक्स। Their automobiles vehicles we use fossil fuels such as diesel and petrol। हम सभी जानते हैं ये सभी व्हीकल्स जब भी रोड पर होते हैं तो इनमें फॉसिल फ्यूल यूज किया जाता है जैसे कि डीजल एंड पेट्रोल। द बर्निंग ऑफ दिस फ्यूल्स इन देयर engines release carbon monoxide, nitrogen oxide and hydrocarbons in the atmosphere polluting। जब भी ये व्हीकल्स चलते हैं तो जो फ्यूल है वो फ्यूल जलता है, मतलब फ्यूल से गाड़ी चलती है, फ्यूल जब जलता है तभी वो गाड़ी आगे चलती है, तो उससे जो बहुत सारी गैसेस जो रिलीज होती है उनमें
मोस्टली है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन होते हैं बहुत सारे, जो कि एटमॉस्फेयर को गंदा करते हैं, पॉल्यूट करते हैं. द हाइड्रोकार्बन्स एंड द नाइट्रोजन ऑक्साइड इमिटेड ड्यू टू incomplete combustion of these petroleum fuels under the influence of ultraviolet rays and undergone photochemical reaction is to produce harmful ozone, peroxylate, nitrate and other complex organic compounds which are called photochemical smoke. It is harmful for human beings and other organisms. यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि इन सभी पेट्रोलियम फ्यूल से क्या होता है, जब इनको जलाया जाता है तो इनसे जो कंबंसन से जो गैसेस वगैरह होती हैं वो अल्ट्रावायलेट रेज जैसी जो रहती हैं उन पर इफेक्ट करती है. जो अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है उस तरह की रेज जो है वो ये निकालती हैं, जिससे अंडरगोन फोटोकेमिकल रिएक्शन, जो कौन सा रिएक्शन होना शुरू हो जाता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन हो जाता है, जिससे मतलब इन गैसेस से क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेज जैसी चीज जो निकलती है जिनसे फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है, और जिससे जो इन फोटोकेमिकल रिएक्शन से जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, जैसे प्रोड्यूस हार्मफुल, वो किसको, जो गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं वो किसको हार्मफुल करती है, ओजोन लेयर को, पेरोक्साइड, नाइट्रेट एंड अदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर कॉल्ड फोटोकेमिकल स्मोक. इन सभी चीजों को क्या बोला जाता है, फोटोकेमिकल स्मोक बोला जाता है. इट इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म. जो क्या करती हैं, ह्यूमन बींग्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स को क्या करती है, हार्म पहुंचाती है. ठीक है, आगे देखते हैं कंबंशन इन थर्मल पावर स्टेशन, कि थर्मल पावर स्टेशन में कंबंशन किस तरह से होता है. आप सभी जानते हैं थर्मल पावर स्टेशन जहां से हम जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको जनरेट करते हैं. इन इंडिया ऑल द थर्मल पावर स्टेशन आर यूटिलाइज कोल एज द बेसिक सोर्स ऑफ द एनर्जी. हम सभी जानते हैं जितने भी थर्मल पावर स्टेशन होता है उनका बेसिक जो होता है कोल, जिसके थ्रू ही वो बिजली बनाने की कोशिश करते हैं, जिसको कोल को चलाया जाता है, जिसका जो कि एक बेसिक सोर्स है. The burning of this coal ejects carbon dioxide, oxides of nitrogen, oxides of sulfur and other gases in the air polluting the atmosphere. जब भी हम कोल को जलाते हैं तो कोल को जलाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स एंड सल्फर ऑक्साइड्स जो है और अदर गैसेस जो होती हैं जो एयर पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार है. These power station also produce huge amount of other waste material. The Indraprastha thermal power, Delhi produced about 45 tons as 60 tons sulfur dioxide and 85 tons fly ash etc. per day. यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर बताया गया है इंद्रप्रस्थ थर्मल पावर जो कि दिल्ली में है, तो जब वहां से बिजली बनाई जाती है तो बिजली बनाने के बाद वहां पर जो वेस्ट मटेरियल के थ्रू जो निकलता है उनमें है 45 टन ऐश निकलता है, 60 टन सल्फर डाइऑक्साइड होता है, 85 टन फ्लाई ऐश होता है जो हवा में उड़ता है. वो ये पर डे का है, जो इतनी सारी जो यहाँ पर चीजें निकल रही है जो कि पूरी तरह से एटमॉस्फेयर के लिए हार्मफुल है. ठीक है, एटमॉस्फेयर गंदा होगा तो वो हमारे लिए भी बहुत ज्यादा हार्मफुल है. ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर देखा जाएगा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज. एग्रीकल्चर एक्टिविटीज क्या होती है. एट प्रेजेंट द सप्लाई ऑफ फूड मटेरियल फॉर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज अ सीरियस पॉपुलेशन. एग्रीकल्चर में हम देखते हैं कि एट प्रेजेंट में जो फूड मटेरियल हो रहा है उनमें बहुत ज्यादा मतलब क्या पॉपुलेशन हो रहा है जिसकी वजह से एक सीरियस प्रॉब्लम बन गया. फॉर दिस इम्प्रूव टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू एग्रीकल्चर. मतलब एग्रीकल्चर आपको बताया गया है पैरासाइट्स में. एग्जांपल यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैकेनिज्म यूटिलाइज पेट्रोलियम ऑयल एज अ फ्यूल, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स to check pests and weeds and use to different kinds of organic and inorganic powder. हम सभी जानते हैं कि आजकल जो मतलब न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू जो भी हम खेती करते हैं उन खेती करने में क्या कर रहा है, जो भी हमारे पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स होते हैं उनमें इस तरह की चीजें पेट्रोलियम जैसे फ्यूल या फिर मतलब मशीन्स के लिए हम पेट्रोलियम फ्यूल वगैरह जो यूज करते हैं वो है, और जो पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड्स के लिए भी हम जो भी चीजें यूज कर रहे हैं इसके अंदर ऐसे केमिकल्स उसके अंदर होते हैं जब हम उनको मतलब पौधों पर डालते हैं तो उनसे भी जो गैसेस जो होती है उनसे भी पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, जो कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पाउडर भी हम इसके अंदर यूज कर रहे हैं. These substance increasing toxicity of different components of environment due to organic phosphates, fluorinated hydrocarbons, lead and mercury. जब भी ये जो सब्सटेंस होते हैं वो क्या करते हैं, टॉक्सिसिटी को बढ़ाने का काम करते हैं. ठीक है, जैसे जब भी हम इन सभी पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स को हम जैसे डालते हैं तो वो क्या करती हैं,
एयर के थ्रू कुछ ना कुछ रिएक्शन करके, जैसे फॉस्फेट्स बना लेती हैं, क्लोरोनाइटेड हाइड्रोकार्बन्स बना लेती है, लेड एंड मरकरी जैसी चीजों को बना लेती है। फिर आपको बताया गया सॉल्वेंट यूजेस। टुडे मेनी काइंड्स ऑफ द सॉल्वेंट्स आर यूज्ड इन द preparation of different kinds of dyes, varnish and paints. Example, turpentine oil. These solvents contain volatile hydrocarbons and other organic substances which polluted environment. मतलब सॉल्वेंट्स यूज में हम देख रहे हैं कि आज के समय में हम देखते हैं बहुत सारे डिफरेंट टाइप के जो डाइज आते हैं, जो पेंट्स आते हैं, तो उनमें क्या होता है, जैसे आप देखते हैं बहुत सारे ऑयल्स उसके अंदर मिक्स होते हैं। उन जो मिक्सेस जो ऑयल्स होते हैं उनकी वजह से क्या होता है, जैसे हाइड्रोकार्बन्स, अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो पॉल्यूशन के लिए हार्मफुल होते हैं, जो कि उन पेंट्स या डाइज वगैरह में मिक्स किया जाता है। उसके बाद लास्ट आपको बताया जा रहा है प्रोडक्शन यूनिट्स ऑफ द वेरियस इंडस्ट्रीज। अलग अलग इंडस्ट्रीज में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके बारे में भी आपको बताया जा रहा है। The industrializations are the main cause of air pollution. These industries are beneficial as well as harmful for us as they release many poisonous gases such as sulfur dioxide, carbon monoxide, nitric oxide, hydrocarbons and particles of waste material in the air and polluting it. मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन में आप देखते हैं तो वो सबसे ज्यादा मेन कारण है एयर पॉल्यूशन का, क्योंकि इन इंडस्ट्रीज में क्या होता है, बहुत सारी हार्मफुल इफेक्ट करने वाली चीजें जो होती हैं वो इंडस्ट्रीज से बाहर आती हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत सारी पॉइजनस गैसेस जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये सभी क्या होते हैं वेस्ट मटेरियल के थ्रू, मतलब इंडस्ट्री का बहुत सारा वेस्ट मटेरियल जब बाहर खुले में भी छोड़ दिया जाता है या डंप कर दिया जाता है, तो ये क्या करते हैं एयर से जब इनका कनेक्शन हो जाता है तो बहुत सारी चीजें जो होती है एयर में जाकर मिल जाती है, तो इनकी वजह से भी क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। ठीक है, उसके बाद आपको बताया गया है, नेक्स्ट आप देखेंगे सोहेल खान, माइक म्यूट करिए बेटा। नेक्स्ट हम देखते हैं माइनिंग एंड माइनिंग के बारे में बताया गया है, माइनिंग एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द ओर्स। ठीक है, अब मतलब प्यूरिफिकेशन जो होता है उसके बारे में हम देखेंगे। ओर्स जो रहता है उनका प्यूरिफिकेशन वगैरह भी जब होता है तो उसके बारे में यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि माइनिंग से जिस तरह से निकाला जाता है, आप सभी जानते हैं माइनिंग मतलब माइनिंग से बहुत सारे जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो सभी निकलते हैं, बहुत सारे मेटल्स वगैरह भी सब निकलते हैं, तो उनमें कैसे किया जाता है। माइनिंग ऑफ कोर पेट्रोलियम सब्सटेंस एंड देयर रिफाइनिंग इज आल्सो रिस्पांसिबल। Mining of ore petroleum substance and their refining is also responsible for environment pollution in various steps. ठीक है, कि मतलब माइनिंग से जो ओर वगैरह निकाला जाता है, जैसे कि पेट्रोलियम सब्सटेंस वगैरह निकाला जाता है, फिर उनकी रिफाइनिंग की जाती है, तो ये भी इन्वायरमेंट पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा जरिया है और इसकी भी बहुत सारी वेरियस स्टेप्स होती हैं। द माइनिंग ऑफ ओर डिफरेंट मेटल्स रिलीज डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर। मतलब माइनिंग से जो भी ओर निकाला जाता है तो डिफरेंट मेटल्स, मतलब उसके अंदर बहुत सारे मेटल्स जो होते हैं जब वो बाहर निकलते हैं तो वो बहुत सारा डस्ट पार्टिकल्स को भी निकालते हैं। दिस डस्ट में आल्सो कंटेन पार्टिकल्स ऑफ द मेनी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस सच एज argon 40 and iodine 51 and uranium 92 and harms various to living beings after reaching their body। मतलब इन सभी जो पार्टिकल्स इसके अंदर से जो निकलते हैं, जैसे कि मेनली जो इसके अंदर रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स जो होते हैं, ठीक है, तो जिसमें आर्गन्स है और आयोडीन वगैरह लिखा हुआ है और यूरेनियम वगैरह जो लिखा हुआ है, तो ये सभी क्या होते हैं, बहुत सारे वेरियस हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए खराब है। सिमिलरली मेनी गैसेस एंड वेस्ट सब्सटेंस आर आल्सो रिलीज ड्यूरिंग रिफाइनिंग ऑफ दीज ओर इन एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूटेड। मतलब सिमिलरली हम बहुत सारी गैसेस के बारे में देखें तो बहुत सारी गैसेस जो होती हैं जब हम बहुत सारे मतलब मेटल्स जो होते हैं उनको रिफाइन करते हैं, उनको साफ करते हैं, तो उनसे भी बहुत सारे वेस्ट मटेरियल एंड जो गैसेस होती हैं जो निकलती हैं जो कि इन्वायरमेंट को
खराब करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एटॉमिक प्रोजेक्ट। टुडे मेनी एटॉमिक प्रोजेक्ट आर आल्सो एस्टैब्लिश्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. These atomic projects have many atomic reactor in which fission of radioactive substance such as uranium 235 and uranium 238 and etc. should be done to generate electricity. These atomic reactors eject huge amount of radioactive waste in the environment and polluted it for the long time. एटॉमिक प्रोजेक्ट्स में हम देखें जहां से मतलब बहुत ज्यादा हमको मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट वगैरह की जाती है, तो इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, फ्यूजन कराया जाता है रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का, जिसमें यूरेनियम 35 एंड यूरेनियम 238 जो होता है, इनके थ्रू जब हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो बहुत सारे रेडियो एक्टिव वेस्ट मटेरियल जो होते हैं, जो बहुत लंबे समय से बाहर मतलब वो वेस्ट मटेरियल के थ्रू बाहर निकलता है, जो कि एटमॉस्फेयर में एयर पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट इसके अंदर बताया गया सोशल एक्टिविटीज। अवर मेनी सोशल कस्टम्स एंड एक्टिविटीज आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर एनवायरमेंट पॉल्यूशन अप टू some extent. Burning of dead bodies eject carbon dioxide, carbon monoxide, organic particles as etc. in the environment. The fireworks during the marriage and other occasion also release many toxic gases and particles of sulfur, potash and lead in the environment. They pollute it. यहाँ पर आप बहुत अच्छे से जाते हैं सोशल एक्टिविटीज में, जब किसी की डेथ वगैरह होती है तो उनके जो बॉडीज जलाया जाता है तो उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑर्गेनिक पार्टिकल्स निकलते हैं, और फायरवर्क्स वगैरह कराया जाता है जो कि मैरिज वगैरह में होते हैं, तो उनसे भी बहुत सारे गैसेस एंड पार्टिकल्स जो होते हैं वो एनवायरमेंट में आते हैं। उसके बाद इंडिविजुअल हैबिट्स बताएंगे। मैनी इंडिविजुअल हैबिट्स सच एज स्मोकिंग और बीड़ी, सिगरेट्स एंड हुक्कास एक्सेट्रा आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर एनवायरमेंट पॉल्यूशन। हम सभी जानते हैं कि मैनी इंडिविजुअल मतलब हैबिट्स जो होती है लोगों की, जैसे कि बीड़ी सिगरेट पीना, हुक्का वगैरह पीना, इन सब से भी क्या होता है, बहुत से हार्मफुल गैसेस जैसे जो कार्बन मोनोऑक्साइड है और पॉलीसाइक्लिक जो होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि एनवायरमेंट में जाते हैं। These gases and substance would become harmful for him as well as surrounding people. मतलब ये गैसेस जो होती हैं एनवायरमेंट को पॉल्यूशन तो करती है, साथ में जो आसपास बैठे हुए जो लोग होते हैं उनके लिए भी ये हार्मफुल होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे के टॉपिक हम कल देखेंगे। ओके, यस मैम। आगे हम लोग देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, कि एयर पॉल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट होते हैं उनको हम प्रेज करेंगे। ठीक है।